हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं विवेक तोमर आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान का डोज, वो भी हर रोज। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी वन शॉट में। हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि अगर मैं किसी भी लाइव वायर को टच कर लेता हूं तो मेरे बाल खड़े क्यों हो जाते हैं। मैं ये भी सीखूंगा कि कभी कभी इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आया, उसे लाइव वायर को टच करा लेकिन उसके बाल खड़े नहीं हुए। मैं ये भी जानूंगा कि सेम इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर कभी कभी बल्ब ज्यादा ग्लो कैसे करेगा, कभी कभी बल्ब कम ग्लो कैसे करने वाला है। या फिर कभी हमने देखा है कि भैया मेरे यहाँ पर तार फूक गया था, क्यों? क्योंकि तार गर्म हुआ होगा। तो वो गर्म भी क्यों हो रहा है, उसके अंदर हीट कहां से प्रोड्यूस हो रही है, हम ये भी इस चैप्टर के अंदर बहुत इजीली क्या करेंगे, कवर कर जाएंगे। और ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीखते हुए हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग पाएंगे कि हमारे इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो चुके हैं, क्लियर। और उसके बाद हम लोग फिर से एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करके इस चैप्टर को एकदम से वाइंड अप कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब मैंने अपनी चैप्टर को पढ़ा था तो हमारे सबसे पहले पेज पर लिखा था एक शब्द जिसका नाम था चार्ज। चार्ज क्या भैया, हाँ वो स्टिंग है ना, हाँ इट गिव्स यू क्या इंस्टेंट एनर्जी, उससे एकदम चार्ज हो जाते हैं, नहीं वो नहीं। आप समझना कि जब भी मैं किसी भी चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होगी। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, चार्ज जब भी होगा वो किसी भी बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटरनल प्रॉपर्टी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। इंटरनल प्रॉपर्टी भैया कैसे, अरे हम लोगों को केमिस्ट्री में इतना तो पता है ना कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है वो जनरली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। हाँ भैया, तो मेरे पास चार्ज भी क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हाँ भैया, इतना तो मुझको पता है। तो लेकिन भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो गए, लेकिन क्या करना क्या है, अरे सीखना है। क्या सीखना है, हमको एक स्टेटमेंट सीखना है जहां पे हम लोग लिखेंगे कि जब जब चार्ज मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जब जब मेरे पास सेम चार्ज आपस में आएंगे तो इनके अंदर एक फोर्स लगेगा जिसको मैं बोलूंगा रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे को एक दूसरे से दूर की तरफ क्या करेंगे, पुश करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा, यहां पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर की तरफ पुश कर रहे हैं। और सेम केस मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या हमेशा सेम चार्ज ही मिलेंगे, द आंसर इज नो। कभी कभी मेरे पास चार्ज कैसे हो सकते हैं, ऑपोजिट चार्ज हो सकते हैं। और जब जब मेरे पास ये ऑपोजिट चार्जेस आपस में आएंगे तो इनके अंदर एक और फोर्स लगेगा। अब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स। हाँ, तो अभी चार्ज के बारे में हम लोगों ने ये सीखा, चार्ज क्या है, एक बॉडी की इंटरनल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी चार्ज बॉडी पर अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। दोबारा सुनो, चार्ज इज द इंटरनल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंटरनल अंदरूनी, फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, जिसकी वजह से वो दूसरी चार्ज बॉडी पर अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स लगाने वाला है। अब अगर मैं एक चार्ज बॉडी हूं, मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और आप मेरे पास आओगे तो मैं आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगाऊंगा, रिपल्शन का। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो आप मेरे पास क्या हो जाओगे, अट्रैक्ट होते चले जाओगे। हमारे बीच में फोर्स कौन सा हो जाएगा, अट्रैक्शन का हो जाएगा। तो हमने अभी सीखा कि मेरे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहां मिलेंगे, प्रोटॉन्स में। दूसरा चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, और कहां मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स में। हाँ भैया, अभी तो समझ में आया। एक बात और आपके इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। भैया यूनिट, यूनिट नंबर वन तो इलेक्ट्रिसिटी, अरे वो यूनिट नहीं। यूनिट का मतलब है
कि अगर मैं किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहता हूं, तो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको यूनिट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कहा कि आपका मास, तो मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, केजी में। तो केजी क्या बन गई, मास की यूनिट बन गई। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आप क्या करो भाई साहब, मिल्क लेके आओ, तो मिल्क आप लीटर में लेके आओगे, तो लीटर उस केस में उसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर के केस में डिग्री सेल्सियस या केल्विन में यूनिट बन जाती है। तो इसी तरीके से चार्ज को भी तो किसी ना किसी यूनिट में मेजर करते होंगे, है ना। तो चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं, चार्ज की यूनिट बन जाती है कूलम। कूलम, या फिर सिर्फ हम लोग कैपिटल सी लिख के भी उसको छोड़ सकते हैं। तो चार्ज को उसमें मेजर किया जाएगा कूलम में। अच्छा भैया ठीक है, लेकिन ये तो बता दो, मैंने कहा क्या बताओ, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अरे बहुत आसान है। एक बात और, कि एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे। भैया तो प्रोटॉन पे कितना होता है ये भी तो बताओ ना। मैंने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब ध्यान रखना, है ना, क्योंकि यूनिट क्या है इसकी, कूलम्ब है। हाँ, तो हमको समझ में आया चार्ज क्या है, कि अगर सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, है ना, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम्ब बन जाएगी भैया। हाँ, तो 1 कूलम क्या हो गया, 1 कूलम मीन्स ये 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 कहां से आ गया। हाँ, कैसे आ गया, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 में बताता हूँ। देखो 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 देखो, हमने सीखा चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम होगी, है ना। और हमने कहा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम चार्ज है, कितना, 1 कूलम चार्ज है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कैसे पता करेंगे कि भैया, कि इसका मैं टोटल चार्ज कितना ले लेता हूं, कैपिटल क्यों ले लेता हूं। हाँ, और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मान लेता हूँ, स्मॉल एन मान लेता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हम लोगों ने कितना मान लिया, ये मान लिया। हाँ ठीक है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी बताया मैंने कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। हाँ ठीक है भैया, तो यहां से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो इट कम्स आउट 1/1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19। ऊपर जब माइनस के 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक 19 प्लस का, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ भैया लिख तो सकता है। अपॉन में क्या है 1.6, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा कितना, 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18। यानी कि 1 कूलम वो चार्ज है जितना मेरे पास कितने इतने कितने इलेक्ट्रॉन, 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या अप्लाई कर पाते हैं। तो 1 कूलम मीन्स 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके जितना चार्ज बनाएंगे, उन चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या बोलूंगा मैं, 1 कूलम कहने वाला हूं। हाँ भैया, ओके, चार्ज समझ में आया। तो चार्ज के अंदर हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में हो सकता है, हाँ भैया, या तो मोशन में हो सकता है, हाँ भैया, 9th में पढ़ा था रेस्ट और मोशन। तो जब जब चार्ज रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज। ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ये मोशन में आ गया तो उसको बोलते हैं डायनेमिक चार्ज। हाँ भैया, ये भी ठीक है। और जब जब इसका मोशन लीनियर हो गया, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, तो ये डायनेमिक मोशन ही क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। भैया इतना ही है, नहीं नहीं अभी सिखाऊंगा, है ना। तो बस अभी मैं तुमको इतना बता रहा हूं कि ये करंट कहां से आया। तो करंट के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पर रुका नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, एक लीनियर पाथ पे मूव करेगा, और जब जब इलेक्ट्रॉन एक के अंदर लीनियर मोशन आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, करंट प्रोड्यूस करने लग जाता है। हाँ, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electric charge through a conductor। कंडक्टर भैया ये वर्ड नहीं आया, नहीं आया, अरे आता तो है बेटा। मेरे पास दो वर्ड सीखेंगे, एक होता है कंडक्टर
एक होता है इंसुलेटर। एक और सीख लो, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर वो सारे सब्सटेंस होंगे, कंडक्टर के अंदर हम लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, और इनके अंदर हीट भी फ्लो हो जाती है। यानी दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन बी फ्लो, यानी उन सब्सटेंस के अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत आसानी से पास करा सकता हूं। तो वो सारे सब्सटेंस क्या कराएंगे, कंडक्टर। भैया एग्जांपल तो बता दो। अरे पता है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स है वो। लेकिन इंसुलेटर क्या होंगे भैया, इंसुलेटर फिर वो हो जाएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो में नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता दो भैया, ग्लास ले लो, हाँ ठीक है भैया, वुड ले लो, मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, प्लास्टिक के कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, द आंसर इज राइट। तो ये सेमाई क्या होंगे, सेमाई कंडक्टर्स वो हैं जो इनिशियली यानी कि अपनी अपनी गैसेस स्टेट में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अभी उनके अंदर क्या नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं, प्रॉपर्टी कुछ नहीं, एनर्जी में बढ़ाता हूं, तो वो किसके तरह बिहेव करने लग जाता है, कंडक्टर्स की तरह। यानी कुछ प्रॉपर्टी तो उनके अंदर इंसुलेटर की है और कुछ प्रॉपर्टी किसकी पाई जाएंगी, कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, दो सब्सटेंसेस which can pass heat and electricity या which can conduct heat and electricity। अब इंसुलेटर्स क्या होंगे, वो सारे सब्सटेंस जिनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मैं कंडक्ट नहीं करा सकता। ठीक है, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की हेल्प पड़ेगी। हाँ, और इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिनोट करूंगा आई से, किस है ना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। फिर से दोबारा हम लोगों ने दो यूनिट पढ़ ली है, पहली है करंट की, उसकी अभी क्या पढ़ी, उसकी एम्पियर। दूसरी पढ़ी हम लोगों ने पहले इसकी चार्ज की, उसकी यूनिट क्या थी, कूलम्ब थी, कूलम्ब। और फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं दोनों को यूनिटी ले लूं कि एक कूलम चार्ज और टाइम कितना ले लूं, एक सेकंड में, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, 1 एम्पियर। हाँ, देखना क्या लिखा है, 1 एम्पियर मींस कि अगर एक कूलम का चार्ज एक सेकंड में फ्लो करके चला गया तो इसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। बहुत आसान है, आपको ये सब 1 एम्पियर 1 कूलम को याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूले आएंगे, क्या बोला मैंने कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करके चला गया तो उस करंट को क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। आगे चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अरे हमको पता है, मैंने क्या करा, एक वायर ली, है ना। वायर में मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, चार्ज नहीं है मेरे पास, टर्मिनल्स होता है ना किसी भी बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल से भी क्या कर दिया, कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान से समझना कि यहां से मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया और इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ठीक है भैया, तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके पास क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, इस ए पॉइंट की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। क्या अभी हमने सीखा कि जब जब चार्जेस ऑपोजिट होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कौन सा लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है ना। देखो, तो यहां पर अगर इस ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कंडक्टर्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स, और दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। हाँ भैया, आ तो गया। तो क्या हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि अब इसके अंदर जो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इधर की तरफ जाते हुए महसूस नहीं होंगे, जा नहीं रहे हैं, बट दे विल बिहेव लाइक, ऐसा लगेगा हमको कि वो उधर की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां से कहां पर ट्रांसफर हो गया, यहां पर ट्रांसफर हो गया, और घूम के वापस कहां गया, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गया, क्योंकि इधर तो मेरे पास नेगेटिव है ना, तो इधर की तरफ क्या लगेंगे, हाँ पॉजिटिव मूव करेंगे। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूम के वापस आके यहां पर आके क्या कर दी, इसने साइकिल कंप्लीट कर दी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही क्या करता है, मूव करता है ना। और इसी करंट को कहा जाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, है ना। द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बात और है,
हाँ भैया, इस तार के जो कंडक्टर के वायर थे ये मूव कर गए थे, लेकिन यहां भी तो देखो, इधर अंदर देखो, इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मेरे पास इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। या ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल करंट। कि कन्वेंशनल करंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की ऑपोजिट होती है। अगर मेरे पास कन्वेंशनल करंट राइट में मूव कर रहा है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट मूव करेंगे, कन्वेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे, एंड सो ऑन। हाँ, हो गया ना, कुछ नहीं है ना। तो हम लोगों ने अभी सीख लिया कि जो कन्वेंशनल करंट क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। हाँ भैया ठीक है, क्या लिखा है, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने वाले हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। है ना, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या होता है, Q बाय टी। है ना, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे चले गए, थोड़ा सा और आगे चले गए। हाँ चलो, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्या लिखा है कि कैलकुलेट दी करंट, करंट बताओ, करंट बताओ। अगर मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम है, और टाइम कितना लगा है इसके को, 5 सेकेंड लगा है, तो ये तो आसान है ना कि हमारे पास करंट का फॉर्मूला भी पता है, क्या था, चार्ज बाय टाइम। चार्ज हमको दे रखा है 10 और टाइम दे रखा है 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्पियर, भूलना नहीं है, करंट को निकाल रहे हैं। तो 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 2 बार, तो मेरे पास करंट कितना आया, 2 एम्पियर निकल के आ गया। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, चलो भैया, चलो, है ना। हाँ हाँ, ये मैंने सिखा दिया कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम चार्ज इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अरे बता दिए कितना आएंगे, 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी मैंने करके दिखा दिया क्वेश्चन आपको पहले से। अब अगला टॉपिक है, हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अरे भाई, सर्किट मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। है ना, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे करके छोड़ दूं, वहां पे कंडक्टर को लगा दूं और ये वाला वायर ना लगाऊं, तो इसके अंदर ये सर्किट क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है ना, यानी कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सर्किट को बोला जाएगा ओपन सर्किट। लेकिन इफ, यदि, किंतु, परंतु मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर से कनेक्ट किया, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वो आपका बल्ब हो सकता है, वो आपका फैन हो सकता है ना, वो आपका हीटर हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, और मैंने वापस इसको किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट सर्किट, और इसी को क्या बोला जाता है, क्लोज सर्किट। तो हम लोगों को इस चैप्टर में ओपन सर्किट के बारे में नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, वापस ओपन बन जाने वाला है। ठीक है, और कहां से कहां, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हाँ भैया, ठीक तो है, ठीक तो है। आगे चलेंगे, चल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर मत देखना, जो मैं सिखाऊं वो सीख जाना, वरना जीवन भर इसी दुविधा में रहोगे कि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है ना। मैं तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से आज सिखाऊंगा कि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, और आप क्या करोगे, इस चीज को ना मेरे साथ बने रहोगे, इधर पढ़ने का कुछ प्रयास नहीं करना, है ना। पोटेंशियल का मतलब मैं क्या देखता हूं भी, काबिलियत कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, काबिलियत। तो पोटेंशियल, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा चार्ज को कंसिडर करके करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला स्पेस देखो, इस स्पेस पे मैंने कहा कि अभी इनिशियली कोई भी पहले से चार्ज मौजूद नहीं है ना, कुछ चार्ज मौजूद नहीं है इस स्पेस में, हाँ भैया कुछ नहीं है। तो अगर मैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से यहां पर लेके आऊं, ध्यान से समझना, वो कहीं बहुत दूर जाके बैठा हुआ है, अगर मैं वहां से उस चार्ज को यहां पर लेके आऊं, तो उस चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे समझो ना कि आपने को क्या करा गया, एक देश में भेज दिया गया, और वो देश क्या था, ऑलरेडी आइसोलेटेड था, यानी कि उसके देश के ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, कोई इंसान नहीं रह रहा, आप वहां पे पहले मेंबर हो।
तो अगर आप उस देश में, उस कंट्री में जाओगे, तो आप कहीं भी जाकर अपनी बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हो ना, क्योंकि आपको रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, कोई फोर्स, यानी किसी भी तरह का ना आपको कोई बुलावा देगा कि आजा भाई मेरे घर में आके बैठ जा, ना कोई आपको वहां पे अगेंस्ट जाएगा कि भाई ये मेरी जगह है, क्योंकि वहां पर पहले से किसी का भी राइट नहीं था। सिमिलरली इस ब्लैंक स्पेस में अगर मैं एक चार्ज को कहीं से इनफाइनाइट से लेकर आऊं, तो उस चार्ज के ऊपर कोई भी क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, ना अट्रैक्शन का ना ही रिपल्शन का। हाँ ठीक है, तो अगर मैं एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर यहां पर लाके मैंने रख दिया, ठीक है, तो इस चार्ज को लाने में जितना भी मुझको वर्क करना पड़ा, ध्यान समझना, इस चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में मुझे जितना भी वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। है ना आसान? तो इंग्लिश में बोल दूं एक बार क्या, कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। है ना, कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगा। है ना, अब पढ़ो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया ना आसान, याद करना क्यों है, समझो ना। है ना, कि इनफाइनाइट पे से चार्ज रखा था, उसको मैंने को इस ए पॉइंट पे लाना था, तो इस ए पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ा, उसी को क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया है। हाँ भैया याद हो गया। मैं यहीं पे तुमको पोटेंशियल डिफरेंस सिखाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, समझो। अब जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, तो जब ये चार्ज आएगा तो उसका कुछ रीजन बन जाएगा, जैसे आप वहां पर कंट्री में गए थे, आपने अपना घर बनाया और बाउंड्री बना दी कि भैया अब ये जगह मेरी हो गई है ना। तो सिमिलरली कोई भी चार्ज जब आता है तो उसके आसपास एक रीजन बन जाता है, उस रीजन के अराउंड अब कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, तो ये उस पर अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ठीक है, और उस रीजन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। जैसे माना ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो उस इस चार्ज ने ये वाला क्या कर दिया, अपना एक रीजन डेवलप कर लिया, है ना, बढ़िया से डेवलप हो गया। यानी कि अब ये कह रहा है कि इस विसिनिटी में, इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आया, तो मैं उसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाऊंगा अगर वो पॉजिटिव होगा, सॉरी अगर वो नेगेटिव होगा, और रिपल्शन का फोर्स लगाऊंगा अगर वो पॉजिटिव होने वाला है ना। हाँ ठीक है, तो लेके आते हैं एक चार्ज को ना, एक चार्ज को लेके आता है ना, एक चार्ज और आया, मुझे उसको कहां पे लाना है, इस पॉइंट बी पे लाना है, ध्यान रखना। मैं इस, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से लाओ, लाओ भैया, चलो ये आया, वो हो रहा है। हम्म, ये मुझको उसको यहां से उठा के यहां पर लाना है, ध्यान समझना। जब तक मैं इसको, इस चार्ज को इस सर्किल से, इसके फील्ड से दूर रखूंगा, तब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। हाँ भैया लग तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही ये चार्ज इसके अंदर एंटर आ गया और इसके ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, तो एक रिपल्शन का फोर्स लगने लग जाएगा क्या, द आंसर इज यस। एक रिपल्शन का फोर्स लगने लग जाएगा, हाँ भैया लगने लग जाएगा। अब अगर ध्यान समझना, इस पॉइंट पी से इस पॉइंट बी पर लाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है और हमें अंदर की तरफ आना है ना। ध्यान समझो, इस पॉइंट पी यानी इस सरफेस से इस बी पॉइंट तक आने के लिए इसके मुकाबले मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो उसी एक्स्ट्रा वर्क को, यानी इस पॉइंट बी से बी तक आने के लिए जो भी मुझको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसी एक्स्ट्रा वर्क को मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा, कितना ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फिर से बट किसके लिए, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नियर अनदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, है ना। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलूंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहूंगा। है ना, देखो जरा, देखो देखो देखो, हाँ ठीक है भैया। और सुनो, मैं उसको हटाता हूं, एक बार देखो जरा। अब एक बात और है, एक ज्ञान और सुनो, ये आपकी जियोग्राफी के लिए, आपकी केमिस्ट्री के लिए, आपके फिजिक्स के लिए, सबके लिए वैलिड रहने वाला है, क्योंकि ये एक लॉ है। लॉ हमेशा ये कहता है कि चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं।
है ना। आपने अभी ये सीखा होगा केमिस्ट्री में जब आप पढ़ रही होगे कि मेरे पास सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। सॉल्यूशंस में जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और लो कंसंट्रेटेड जो सॉल्वेंट होता है, तो वहां पर भी सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। या फिर अगर मैं बात करूंगा एयर प्रेशर की ज्योग्राफी में, तो एयर कहां से कहां चलेगी, जहां पर हाई प्रेशर एरिया होगा वहां से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने वाली है। सिमिलरली यहां पर भी जो चार्ज का फ्लो होता है वो कहां से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, यानी करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। देखो देखो देखो, मेरे पास जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, हाई पोटेंशियल कहने वाला हूं। हाँ भैया ठीक है। और जहां जहां नेगेटिव चार्ज होगा उसको मैं लो पोटेंशियल कहूंगा, है ना। तो करंट इस लॉ के हिसाब से भी कहां से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये ही क्या मेरे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन नहीं थी। हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में भी तो यही सीखा था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से क्यों, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा होता है, हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल पे क्यों, यहाँ पे क्या बन रहा है, लो पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर और यहां पर कैसी है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। यानी देयर इज अ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल को डिफरेंस को मैं फिर से क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या करता है, करंट फ्लो करता है। हम्म, आई ना बढ़िया बात। तो करंट फ्लो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। या इलेक्ट्रिक सर्किट की जगह फील्ड में हमने समझाया अभी, है ना, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट पर मूव करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, है ना। और इसकी यूनिट बन जाती है, क्या बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, वोल्ट। तो यहां से देखो V बराबर वर्क डन की यूनिट क्या बन गई है, वर्क डन। चलता जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भैया नहीं आ रहा, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, जूल होती है, बताया तो जूल। और चार्ज की क्या है, कूलम। अगर मैं इसको 1 जूल ले लूं, इसको 1 कूलम ले लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर से डिफाइन करो, डिफाइन करो, डिफाइन 1 वोल्ट। अभी सिखाया था कि अगर मुझको 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या कहा जाएगा, 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इन मूविंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड वर्क डन इज 1 जूल। अगर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। हमको पता चला पहले चार्ज क्या होता है, हमको पता चला कि इसके बाद ये चार्ज मूव कैसे करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फिर हम लोगों ने पोटेंशियल देखा, फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस देखा। तो हमको ये सब तो पता चल गया कि भाई इनका डायरेक्शन क्या है, इनकी यूनिट क्या है, इनको मेजर कैसे किया जाता है ना। तो अब आगे क्या है, अब आगे क्या है ना। और ये भी पता चल गया करंट क्यों फ्लो करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बैटरी क्या क्रिएट कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे रही है, जिसकी वजह से करंट क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे चले, चलते हैं, चलो आगे देखो। ये क्या है भैया, अरे कुछ नहीं है भाई। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, वोल्ट मीटर का। और अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो किसका इस्तेमाल करूंगा, एम मीटर का, है ना। और सीखो कि अगर वोल्ट मीटर को लगाना है तो ये कनेक्शन हमेशा कैसा होगा, पैरेलल होगा। यानी ये वायर है ए बी, वोल्ट मीटर हमेशा इसके पैरेलल लगेगा, है ना। लेकिन अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मुझे इसी ए बी वायर में क्या लगाना पड़ेगा, सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। एम मीटर, एम मीटर नहीं, एम मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। इट मेजर्स करंट, इट मेजर वोल्ट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। आगे जाके हम लोग सीख लेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा समय करो, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, विच इज सेल एंड बैटरी। अरे भैया ये देखो, ये देखो।
ये मेरे पास दिख रहा है सेल, ये दिख रहा है बैटरी। हाँ भैया, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल टर्मिनल हो जाए, है ना, यानी ऐसे सिंगल टर्मिनल हो जाए, तो उससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं मल्टीपल टर्मिनल्स को आपस में क्या कर दूं, ज्वाइंट कर दूं, तो उससे जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, है ना। तो इसकी जो यूनिट है, मान लो कि अगर 6 वोल्ट है, तो यहां पर देखना, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट का हो जाने वाला है। ध्यान रखना बस इतना सा ही, कि सेल इज द सिंगल टर्मिनल, और बैटरी क्या है, उसके अंदर मल्टीपल टर्मिनल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, इन सीरीज में। कुछ रोचक जानकारी, कि अगर इलेक्ट्रिकल सेल है, बताया सिंगल है, अगर बैटरी है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर स्विच ओपन है तो यहाँ पर क्या है, देखो डॉट नहीं है, अगर स्विच को मैंने क्लोज कर दिया तो डॉट लगा दिया। वायर को ज्वाइन करने का है, नहीं काम आएगा, वायर क्रॉसिंग है, ठीक है। ये बल्ब का साइन हो गया, ये रेजिस्टेंस का साइन हो गया, ये रियोस्टेट का साइन हो गया, ये एमीटर का, ये वोल्टमीटर का, ये ओवर द लेक्चर जब हम लोग इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, हम इन सारे साइंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब एक बार देख लो उसको, अभी के लिए ज्यादा दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। चलो बड़े आगे, तो आगे हमको पढ़ना है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमको बताएगा कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में आपस में कैसा रिलेशन है। ओम्स लॉ ये कहेगा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं, तो साथ साथ में मेरे पास करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। या फिर वो कहेगा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करता हूं, तो साथ साथ में करंट की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप ऐसा समझिए कि आपके घर में इनकम का जो भी सोर्स है, अगर आप अपना इनकम बढ़ाएंगे तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप इनकम ना बढ़ा के सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं पहले वाले रिलेशन की बात कर रहा हूं, कि जहां पे आपकी इनकम बढ़ी थी, इनकम बढ़ने के साथ ही आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। तो यानी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो इनकम कम हो जाएगी, तो उस केस में एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन को कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशन, जहां पर एक फैक्टर के इंक्रीज होने से दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होता है, या फिर एक फैक्टर के डिक्रीज होने से दूसरा फैक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पर ओम साहब ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहां पर अगर मैं एक इस प्रपोर्शनल का साइन हटा दूं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट लग जाता है आई, और जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होगा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सीख लो कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, एक करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है ना। बाकी बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। तो ओम्स लॉ ने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जो करंट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या बना दिया उन्होंने, V बराबर I इंटू आर, है ना। जहां पर V क्या है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है मेरे पास, करंट, और R है रजिस्टर या रेजिस्टेंस, है ना। आगे देखो, आगे देखो, ये ग्राफ देखिएगा, इस तरफ इस ग्राफ में मेरे पास हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, और इस ग्राफ में हम लोगों ने वाई एक्सिस पे ले रखा है करंट। क्या ले रखा है, करंट। तो अगर मैं एक एक करके इसके पॉइंट को मेजर करना शुरू करूं, ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो करंट भी कितना है, 1 एम्पियर। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट हो गई, तो करंट भी कितना हो गया, 2 एम्पियर। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो करंट भी कितना हो गया, 3 एम्पियर, एंड सो ऑन। मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हाँ भैया ठीक है। तो अब इसी रिलेशन को तो मैं डायरेक्ट रिलेशन कह रहा था। तो जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट करूंगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ग्राफ कैसा होगा, मेरे पास हमेशा लीनियर ग्राफ होगा। क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा, ये ध्यान रखना, है ना। और ये ग्राफ हमको क्या बताएगा, क्या बताएगा, अभी पता चलेगा क्या बताएगा। ये क्वेश्चन देखो जरा, अरे ये क्वेश्चन कहाँ है, ये ये क्वेश्चन देखो, कि मेरे पास किधर क्या है, इधर की तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर की तरफ क्या है, करंट है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि इन तीन रेजिस्टेंस में से R1 है, R2 है, और R3 है, इन तीन रेजिस्टेंस में से कौन सा वाला, या फिर मेरे पास
किस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, किस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है ना, हमको ये बताना है। आप किसी भी एक पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट है ना, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, V1 है। लेकिन इस वाले R3 की वैल्यू कितनी हो गई, I3 मान लेता हूं, ये क्या हो गया, I2 हो गया, ये क्या हो गया, I1 हो गया, है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो स्लोप है, जो यानी ये जो ग्राफ का स्लोप बता रहा था, ये हमको स्लोप क्या बता रहा था कि रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए रेजिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक सीधी पाइप थी और ये मेरे पास इंसान यहां से निकलने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस पाइप में नॉट बांध के उसको थोड़ा सा रास्ता कम कर दिया, जिसकी वजह से वो इंसान निकल नहीं पा रहा है। तो यही मेरे पास इंसान जो है वो करंट हो गया, जो निकलने का की कोशिश कर रहा है, और जो उसको रोकने का की कोशिश कर रहा है वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर आपकी किताब के लैंग्वेज के हिसाब से मैं देखूं तो रेजिस्टेंस के बारे में लिखा मिलेगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑफर रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, या टू हैम्पर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, मतलब कि कोई भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावटें पड़ जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस कहने वाले हैं। दोबारा सुनो कि रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, क्या लिखा है, समथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो भैया अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उसके अंदर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यानी भैया आप ऐसा कह रहे हो रेजिस्टेंस और करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आंसर इज यस। रेजिस्टेंस और करंट क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब जब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तब तब मेरे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तब तक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भैया, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन I, ओके, है ना। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है हम इसको मेजर करते हैं ओम में, क्योंकि ओम से आपने इसको हमको कॉन्सेप्ट दिया है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाला। अच्छा ठीक है, अगर अब मैं यहां से लिखूं कि अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए 1 वोल्ट और करंट हो जाए 1 एम्पियर, तो उस केस में रेजिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 ओम की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, आपको बस फॉर्मुलेस को देखना है। अगर आप फॉर्मूले पता कर पाएंगे तो आप उनकी डेफिनेशन भी बहुत इजीली बना पाएंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कि वो कौन सा डिवाइस है जहां से हम लोग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, अरे उसका नाम हो जाएगा रजिस्टर। तो रजिस्टर एक छोटा सा मेरे पास वो डिवाइस होता है जिसकी वजह से मैं किसी की भी अंदर रेजिस्टेंस को ऑफर कर सकता हूं। अब अच्छा, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ध्यान रखना क्या होगी, फिक्स। लेकिन अगर मुझको क्या चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब मैं चाहूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं, मैं चाहूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दूं, है ना। तो ऐसे डिवाइस को कहा जाता है रियोस्टेट। क्या कहा जाता है, रियोस्टेट, रियोस्टेट, है ना। क्या कहा जाएगा, रियोस्टेट, उसको प्लीज आप भूलिएगा नहीं। क्या कहा जाता है, रियोस्टेट। ओके, तो हम लोगों ने भी सीखा रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू कम, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट की वैल्यू ज्यादा, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तैयार हैं, इधर देखो, जहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, जहां करंट की वैल्यू कम हो जाएगी वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया इन तीनों में से रेजिस्टेंस कहां ज्यादा मिलेगा, भैया R3 की वैल्यू तो मिल जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर करंट था मिनिमम। रीजन क्या हो गया बेटा, क्योंकि यहां पर जो करंट था, यहां पर जो करंट था वो क्या था, मिनिमम था। लेकिन R1 जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। हाँ, यानी R3 इज ग्रेटर
देन R2 इज ग्रेटर देन R1, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते ही कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है ना? पक्का? एक बार देखो जरा इस क्वेश्चन को। चलो आगे चलें क्या? चलो भैया आगे चलो। ये देखो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो बेसिकली हमको चार फैक्टर्स पढ़ने हैं, लेंथ पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, नेचर ऑफ मटेरियल पढ़ना है एंड टेम्परेचर पढ़ना है। तो एक एक करके इनको बहुत डिटेल में देखेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आपको इस दिल्ली से बस गाजियाबाद जाना है और ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है भैया। एक और एग्जाम्पल दो, अब आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ये डिस्टेंस है अराउंड 250 किलोमीटर। और तो आप मुझको बताओ कि कार या व्हीकल आप जिससे जा रहे हो, किस कंडीशन में उसके इंजन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, मुझको बताओ, है ना? तो किस कंडीशन में? दिल्ली से भैया पता है आगरा वाले कंडीशन में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सिमिलरली बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट लगाना, अगर मैं कंडक्टर यानी कि वो वायर जिसमें मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है, उसको उसी को तो कंडक्टर बोलूंगा, चाहे कॉपर का वायर हो, एल्यूमिनियम का वायर हो, अलग बात है ना? तो अगर मैं उस कंडक्टर की वायर को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, लेंथ इंक्रीज कर दी, तो जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनके अंदर भी तो क्या होगा, एनर्जी का किसी ना किसी तरीके से लॉस होगा। हम देखेंगे अभी किस तरीके से लॉस होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी मैंने ये बताया कि अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दूं तो कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस और कंडक्टर की लेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखा है एज द लेंथ इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर पाथ, दिस लीड्स टू मोर कोलिजन्स, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हाँ भैया ठीक है। एग्जांपल, अ 10 मीटर वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ 2 मीटर वायर। ओके, and a longer transmission wires have higher resistance, which is why high voltage is used to reduce current loss। मतलब क्या भैया, आपने वो देखा है 11,000 वोल्ट की लाइन में कितने मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं ना, है ना? क्यों? अगर मैं पतले तार लगा दूंगा तो मेरे पास इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि करंट जितना हमको चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना? तो करंट की वैल्यू को भी क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, है ना? है ना हाँ। और आगे चलेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। अभी देखो, जब हम लोग तीनों चारों फैक्टर पढ़ लेंगे ना, तब मैं आपको बहुत बढ़िया से एक रिलेशन बना के दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। अगला क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। सेम चीज बताओ कि अगर मैं उसी गाड़ी को कहूं कि इस रास्ते पे चलाओ, ये 1 लेन रोड है, और फिर मैं कह दूं भैया आगरा वाला एक्सप्रेस वे भी तो था जो आपके पास 6 लेन रोड थी, तो कहां पर कोलिजन होने के चांसेस यानी टकराव होने के चांसेस ज्यादा है? भैया इस 1 लेन रोड में, क्योंकि यहां पर गाड़ियां हैं, इसी रोड पे आ जा रही होंगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होंगे वो 1 लेन में बढ़ जाएंगे। अरे बिल्कुल सही गबरू। फिर अगर 6 लेन में, भैया 6 रोड है ना, 6 रोड है मेरे पास, 6 रोड है, तो अगर एक इंसान यहां पर है तो मैं यहां चला जाऊंगा, अगर वो दोनों गिर रहा है मैं यहां चला जाऊंगा, अगर फिर भी अगर कोई जगह नहीं मिली तो कोने में चला जाऊंगा, यानी मैं किसी ना किसी तरीके से कोलिजन से बच के जा सकता हूं। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, कंडक्टर का एरिया बढ़ा दूं, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया बढ़ाना है मुझको, ये वाला नहीं, और से मतलब नहीं है, एरिया क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली अगर मेरे पास ये क्या है कि क्यूबॉइड है, तो इसका कौन सा, जहां से करंट एंटर कर रहा है, जहां से करंट एंटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं किसी भी कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने से एरिया सॉरी एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कि लार्जर एरिया मोर स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉलर एरिया क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा। कि थिक कॉपर वायर हम लोग घर में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना, आपके घर में 2-3 तरह के वायर लगेंगे। बल्ब को जलाने के लिए वो बोलेगा 1 mm का वायर ले आओ,
एसी को चलाने के लिए बोलेगा 2.5 mm का वायर ला के दो, है ना। अगर मुझको अपने पूरे घर का लोड बाहर के कनेक्शन से कनेक्ट करना तो बोलेगा 8 mm का तार ला के दो। यानी कि जैसे जैसे लोड यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की कैपेसिटी में बढ़ाता चला जाऊंगा, तो मेरे पास वायर की थिकनेस भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए तो बढ़ती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। अगर मैं लोड बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए घरों में थिक कॉपर के वायर का इस्तेमाल किया जाता है ना। आगे चलो चलो चलो। थर्ड क्या है मेरे पास, नेचर ऑफ मटेरियल। ये वाला मत देखो अभी तुम, या कुछ मत देखो, अभी मैं सिखा दूंगा, है ना। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर कैसे कि एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर होगा और आयरन का कंडक्टर होगा और मैं कॉपर का कंडक्टर ले लेता हूं, क्या तीनों की एबिलिटी सेम है कि अगर जितना करंट आसानी से आयरन पास करा देगा क्या उतनी आसानी से कॉपर करा पाएगा, या फिर जितनी आसानी से कॉपर करा देगा उतनी आसानी से एल्यूमिनियम करा पाएगा, या फिर गोल्ड करा पाएगा, या फिर कोई और मेटल करा पाएगा। इसी इसी एबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। क्या जैसे कि मेरे पास गुड कंडक्टर्स, मतलब उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो करंट क्या करेगा, बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास हाई रेजिस्टिविटी हो गई तो वो कैसे कंडक्टर बन जाएंगे, पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि उनके अंदर करंट फिर इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, और हम लोग उन्हीं को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स, कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग करंट को फ्लो कराने के लिए। नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल कहां करेंगे, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल हम कहां करेंगे भैया, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोलिजन बढ़ जाता है। तो कोलिजन बढ़ गया तो कोलिजन बढ़ गया तो वहां से हमको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, और उसी हीट का इस्तेमाल करके हम आयरन यानी प्रेस कर लेते हैं, हम लोग हीटर को बना लेते हैं, हम लोग गीजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड सो मोर, है ना। कितना आसान देखो रिलेशन है कि क्वेश्चन आया कि नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल हम लोग हीटिंग एलिमेंट में क्यों करते हैं, तो आप सीधे सीधे क्या बना दोगे, चार्ट के हेल्प से समझा दोगे कि हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो जिसकी वजह से कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो अब कोलिजन बढ़ जाएगा तो हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो हम उसको आयरन या फिर हीटिंग एलिमेंट, हीटर या फिर गीजर में उसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, है ना, है ना। आया मजा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, चलो भाई बता देता हूं। अब भी लो एक प्रॉब्लम, ये देखो, हमने कहा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सबसे पहले बढ़ेगा रेट ऑफ कोलिजन, है ना। सबसे पहले क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन अगर पहले 1 मिनट में 10 बार टकरा रहे थे तो अब 1 मिनट में 25 बार, 30 बार, 40 बार, 100 बार टकराएंगे। रेट ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। है क्यों बढ़ गया, क्योंकि इनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। अब वो पहले धीरे धीरे मूव कर रहे थे, वो तेज तेज मूव करेंगे, है ना। अब जिसकी वजह से एक लॉस ऑफ एनर्जी होगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, हीट की फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हो जाएगा, है ना। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से भी रेट ऑफ कोलिजन बढ़ सकता है, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से भी रेट ऑफ कोलिजन बढ़ सकता है। तो जैसे ही रेट ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो इनके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, है ना। अब ये हीट का इस्तेमाल मैं दो जगह कर सकता हूं, एक तो होगा पॉजिटिव तरीका जहां पे मैं अपने काम की चीजें बना दूं, एक हो जाएगा मेरे पास किसी चीज का लॉस। एग्जाम्पल दे दो इसका, अभी मैंने उदाहरण दिया, आप हीटर बना लो, आप गीजर बना लो, आप प्रेस बना दो, है ना। लॉस भैया, लॉस लॉस, अरे होता है ना बाबा कि आपके घरों में अगर आप पतले तार पर कोई बहुत ही ज्यादा लोड का, आउटपुट का कोई अप्लायंस चलाओगे तो वो तार गर्म होके फूक जाएगा, बस हो जाएगा। तो ये क्या मेरे पास लॉस नहीं है, ये भी तो कारण हो रहा है इसी वजह से कि पतला तार था,
एरिया क्रॉस सेक्शन कम था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने की जो जगह थी वो कम थी, लेकिन आपने उसके ऊपर एसी का लोड डाल दिया, तो एसी को चाहिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस पतले से तार से अगर निकल के जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तार गर्म होगा और वो बस्ट हो जाएगा। तो यही तो है रीजन जिसकी वजह से मेरे पास तार बहुत जल्दी इजीली पिघल जाते हैं, है ना। चलो भैया मजा आया, लेकिन ये तो बताओ कि अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाओगे। इंटरनल अरे तरीका है, मैं क्या बढ़ा दूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, विच इज माय फोर्थ फैक्टर, है ना। देखो 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 देखो, ये क्या कर दूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस भी आपस में कैसे रिलेशन में आ गए, डायरेक्ट रिलेशन में आ गए हैं, है ना। अभी बताया, भूलना नहीं, टेम्परेचर अफेक्ट्स हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, है ना। ये देखो, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल बिकम्स हॉट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है ना। ग्लोज बिकॉज हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट, है ना। आसान है ना, आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एग्जांपल और दूं कि भैया जब मैं गेम खेलता हूं ना, फोन में गेमिंग करता हूं, तो मेरा फोन गर्म हो जाता है। अरे बाबा, ये भी इसी का एग्जांपल है, क्योंकि अब अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेसर को क्या दे रहे हो, लोड दे रहे हो, तो प्रोसेसर के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने का ट्राई करेंगे। अब जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ट्रेवल करने करेंगे तो उनके अंदर फिर से बढ़ जाएगा रेट ऑफ कोलिजन, और उनके अंदर हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से आपका फोन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। तो करना क्या है, थोड़ी देर बंद कर देना है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोक देना है, और फोन क्या हो जाएगा, वापस ठंडा हो जाएगा। हाँ भैया, तो हमको चार चैप्टर समझ में आई। पहला लेंथ, लेंथ बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा बड़ा एरिया, एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने नेचर, नेचर नेचर पे डिपेंड करेगा। चौथा पढ़ा हम लोगों ने टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा दिया, है ना। तो ये तो बताओ भैया, ये नेचर नेचर करे जा रहे थे, तो नेचर में हम लोगों ने वो अजीब सा सिंबल देख लिया था। अरे वो अजीब सा सिंबल नहीं भाई, मैंने क्या आपको तीन एग्जांपल दिए थे, मैंने आयरन बोला था, एल्यूमिनियम बोला था और कॉपर बोला था। तो आयरन कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है वो अलग है, कॉपर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है वो अलग है, और एल्यूमिनियम कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है वो अलग है। तो ये सब इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, और ये इनकी इसी एबिलिटी को बोलते हैं रजिस्टिविटी, है ना। जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था कि कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से कितना करंट पास होने देगा, तो ये उस कंडक्टर की बन जाएगी कंडक्टिविटी, उसकी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू लेट द करंट पास, है ना। कि किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी कि वो कितना करंट पास होने देगा, क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। उसी तरीके से एबिलिटी, किसकी, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू ऑफर रेजिस्टेंस, है ना, कि कितना रेजिस्टेंस वो कोई भी कंडक्टर ऑफर करेगा, उसकी इस एबिलिटी को बोला जाएगा रेजिस्टेंस। क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट टेल्स हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कितनी कितनी ताकत से वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बहने से रोक सकता है ना। किसी भी मटेरियल की इसी हम एबिलिटी को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। और रेजिस्टिविटी को हम लोग इस रो से करते हैं, है ना, इस रो से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला नहीं, रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ की, रेजिस्टेंस जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। हाँ भैया, दोनों को जोड़ दो तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन हो गया एल अपॉन ए के, और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के ही मेरे पास ये साइन लग जाता है दोनों का, एल अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं इस रो की वैल्यू निकालू तो क्या निकलेगी, आर ए अपॉन एल। ये याद रखना, अभी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा तुमसे मैं, है ना। यूनिट बता दो, यूनिट भैया, यूनिट बता दो। अरे यूनिट हो जाएगी इसकी मोहो, ओम को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगी यूनिट इसकी, मोहो हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भैया नहीं यार, यहां देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है,
रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कट गया, है ना। तो मेरे पास रजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, भूलना नहीं बेटा, ओम मीटर, है ना। रजिस्टिविटी क्लियर हुआ। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भैया ठीक है ना। यानी वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बहने के रास्ते में। तो मटेरियल की इस एबिलिटी को क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी कह रहे हैं भैया। ये देखो, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। अभी बताया आयरन की अलग थी, कॉपर की अलग थी, एल्यूमिनियम की अलग थी, बट वो उन सब के लिए क्या थी, कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रही। डज नॉट चेंज विद लेंथ और एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। देखो तुमको लग रहा होगा कि रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। अरे नहीं भाई, वो रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे थे, है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो एरिया और लेंथ पे चेंज नहीं होगी। आप एरिया बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ लेना देना है उसके नेचर से कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर मटेरियल का नेचर अच्छा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो मटेरियल बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो कॉपर के बारे में लो रेजिस्टिविटी, रबर के बारे में हाई रेजिस्टिविटी। तभी तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर बट रबर इज अ बैड कंडक्टर। तो जल्दी से क्वेश्चन करके देखो। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। यानी एक रेजिस्टिविटी निकालनी है मटेरियल की जिसका रेजिस्टेंस हमको 3 ओम दे रखा है, एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ उस ऑब्जेक्ट की है 10 सेंटीमीटर। भैया रजिस्टिविटी की जो यूनिट थी क्या ओम मीटर नहीं थी। यानी सब चीजें किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। हाँ, तो उसको मीटर में करना, कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 × 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर के स्क्वायर से करना पड़ेगा बेटा, तभी होगा। 25 से कटाए 4 टाइम्स, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। तो कितना हो गया, 1/400। अरे भैया कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो उसको ये मत लो, है ना। 100 ऊपर है तो क्या कर दोगे, 10⁻⁻², 1 मल्टीप्लाइड अपॉन 4। 4 से कट गया ये 0.25 टाइम्स, तो कितना आ गया, 0.0025 मीटर स्क्वायर। बनाया 0.0025 मीटर स्क्वायर। लेंथ, लेंथ फिर से मीटर में कन्वर्ट कर दो भैया, लो 0.1 मीटर हो गई। हाँ, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने बताया था, R इंटू ए अपॉन एल था। तो R की वैल्यू भैया आप 3 लगा दो, मैंने कहा लगा दो। A की वैल्यू 0.0025 लगा दो, मैंने कहा लगा दो। और L की वैल्यू 0.1 लगा दो। हाँ ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.025। अब 25 का टेबल तुमको आता है, 25 इंटू 3 इज 75। कितना, 0.075। क्या हो जाएगा, ओम मीटर इज माई रेजिस्टिविटी। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो एक बार देखो, फिर आगे चलेंगे। चलो, द वायर्स लेंथ एंड एरिया आर। वायर की लेंथ हमको दे रखी है 0.3 मीटर, एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। समझदार बन गए, ऑलरेडी चीजें मीटर में है, कुछ कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम। रेजिस्टेंस इज 5 ओम। दिस इज योर होमवर्क। मुझको इसका आंसर बताना क्या होगा, जल्दी बता दो आंसर क्या है। इजी सा क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे, है ना। चले, हाँ भैया चलो, ये हो जाएगा। लो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। करोगा, तुम ही करोगे बेटा। रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ, लेंथ 2 मीटर और रेजिस्टिविटी यानी रो हमको दे रखा है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर। हाँ, द वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर पे मैंने बढ़ा दिया, सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 4 मीटर। सेकेंड केस में कहता है अगर मैंने वायर को स्ट्रेच किया, इस तरीके से स्ट्रेच किया, जो उसका लेंथ है वो कितना हो गया यार, 2 मीटर से 4 मीटर, यानी 2 टाइम्स हो गया। फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। आप अब उसकी नई रेजिस्टिविटी निकाल दो, नई रेजिस्टिविटी निकाल दो भैया। फॉर्मूला है ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो ए नहीं कुछ दे रखा, आर ने दे रखा, कैसे निकालेंगे। अरे भैया अभी बताया, लिख देना सीधे।
सीधे लिखना भैया, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। तो अब तुम लेंथ को 4 गुना कर दो या 40 गुना कर दो या 400 गुना कर दो, रजिस्टिविटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, है ना। तो रजिस्टिविटी कितनी रहने वाली है, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 ओम मीटर। हाँ ये भैया अभी आया समझ में, है ना। अगर मेरे पास रजिस्टिविटी के अंदर चेंज पूछा जाएगा तो रजिस्टिविटी फॉर अ गिवन मटेरियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखो एक बार फिर आगे चलते हैं, एक और देखो। अब कॉपर वायर है डायमीटर, डायमीटर दे दिया भैया, डायमीटर दे दिया 0.5 मिलीमीटर दे दिया। हाँ ठीक है, तो भैया रेडियस तो हमको आती है, 0.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अरे वाह समझदार हो, यानी 0.25 मिलीमीटर है। अरे मिलीमीटर को मिलीमीटर, भैया आपने बताया था मिलीमीटर नहीं, हमको मीटर चाहिए होता है। तो अरे समझदारों, तो पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और फिर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके भैया, 1 2 3 जीरो, 0.00025 मीटर। ओके, है ना। हाँ ठीक है। एंड द रजिस्टिविटी, यानी हमको और रजिस्टिविटी दे रखी है इसकी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 ओम मीटर। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, आप लंबाई निकाल के दे दो, है ना, टू मेक दिस रेजिस्टेंस 10 ओम, ताकि उसका रेजिस्टेंस जो हो जाए वो 10 ओम हो जाए। पहला हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। हाँ भैया ये ए नहीं गिवन, अरे बाबा मैंने क्या बताया था, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये वायर जो होते हैं जनरली कैसे शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इट विल ऑलवेज बी अ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर। आर हमको पता है, पाई की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे आंसर निकाल लेंगे, है ना। रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 10, कोई दिक्कत, इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ अरे भैया लेंथ तो निकालनी है तो रो नीचे ले आओ, रो हमको क्या दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8, इक्वल टू में क्या बचा, लेंथ बचा। ओके निकालो भैया, कैसे निकालेंगे, देखो भैया 10 है, पाई की वैल्यू है 3.14, हाँ मैंने कहा ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तुम समझना जरा, अगर तुमको थोड़ी सी मैथ आती होगी, हम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा एक्सपोनेंट सीखा था, इसको मैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ क्या, देखो 1 2 3 4 5, मैं पॉइंट राइट में लेके जा रहा हूँ तो पावर माइनस हो जाएगी, है ना। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8, इक्वल टू में है लेंथ, कर दो भैया, हो गया, कुछ नहीं है, ध्यान समझना, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 का स्क्वायर इज 625, है ना, इनटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। ओके भैया, अपॉन में फिर से 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, भैया 10 का चला गया, इसकी पावर 1 है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। हाँ हाँ आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इधर देखो, यहाँ का देखो, ये समझ में आ रहा है क्या, मैं यहां करता हूं लास्ट पार्ट। तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास, लेंथ हो जाएगा 3.14, ये क्या 1.6, काटो क्या, काट दो क्या, हाँ काट दो, 0.8 बार कटा 2 से, 1.57 बार कटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान समझना, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट यहां लग जाएगा, ऑलमोस्ट 16 है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 2 बार कट जाएगा, कितने बार कटेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 बार कटेगा, रफ आइडिया दे रहा होगा आपको। अब 625 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 625 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1250 भैया, 1250 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 में से माइनस का 9, और ये माइनस का 8 ऊपर जाके प्लस का 8, तो लेंथ हो जाएगी 1250 इंटू 10 की पावर -1, यानी 1 जीरो कम कर दो, यानी 125 मीटर के आसपास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अच्छा भैया, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन हो गई। फिर क्या कहता है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। क्या भैया दोबारा तो नहीं मेहनत करनी है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं बाबा, देखो कहता है कि अगर लेंथ को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, अरे रेजिस्टेंस और लेंथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर लेंथ 2 गुनी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा, है ना।
तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पुराने का 2 गुना, कितना 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 20। ओ क्यों करना इतनी मेहनत, नहीं कर रहे इतनी मेहनत, देखो एक बार देखो, तुम आगे चलेंगे फिर, चलो आगे चलेंगे। अब हमको अगले टॉपिक की तरफ जाना है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को मैं कितने तरीके से आपस में ऐड कर सकता हूं। तो हमको 2 तरीके दिए गए हैं, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस को आपस में गांठ बांध के लंबा करता चला जाऊं, ऐसे समझना मैंने 4-5 पीसेस लिए, है ना, मैंने ये कोई वायर ली ऐसे करके 4 पीसेस लिए, है ना, ये समझना बिल्कुल, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक बार मैंने करा, क्या करा, इसको इस वाले को यहां जोड़ दिया, इस वाले को मैंने यहां जोड़ दिया, इस वाले को मैंने यहां जोड़ दिया, तो ये जो कनेक्शन करा ये किसका कनेक्शन हो गया बेटा, मेरे पास सीरीज का, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ भैया समझ में आया। लेकिन ये ए बी सी डी ई एफ जी है को अगर मैं एक तार से जोड़ दूं ऐसे करके, एक तार जोड़ दूं ऐसे करके, है ना, तो ये जो कनेक्शन हो जाएगा किसका बन जाएगा, पैरेलल का कनेक्शन बन जाएगा, है ना। सिमिलरली जैसे आपको क्या होता है, जब पतंग उड़ाता है तो अगर धागा लंबा करना है तो हम उसका आगे गांठे लगाते चले जाते हैं, चीजें ऐड करते चले जाते हैं, सीरीज कनेक्शन हो गया। बट अगर धागा मजबूत करना है तो मैं 4-5 धागे लेता हूं, गांठ बांध के एक साथ उनको क्या करता हूं, पिरो देता हूं, तो डाबू कौन सा कनेक्शन हो जाता है, पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। अब उसको डिटेल में देखना है ना। पहले कौन सा कनेक्शन देखेंगे, सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि इन सीरीज कनेक्शन करंट इज कांस्टेंट, सीरीज में हमेशा करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट विल चेंज, हर रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, है ना। इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा V3, इसके लिए हो जाएगा V2, इसके लिए हो जाएगा V1, लेकिन सब में करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखना। तो अगर मैं कहूं कि नेट पोटेंशियल निकाल के दिखाओ तो V का फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ भैया यही तो V था, ये वाला भी तो ब्रेक हो रहा है इन सब में, है ना। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो उन सबको मिला के भी कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। तो V हो जाएगा, V नहीं सॉरी, V का फॉर्मूला है I इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3। तो I भैया I यहां से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल आउट हो गया तो रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हैं तो उनकी वैल्यूज को मैं बहुत आसानी से मैथमेटिकली सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, और हमको क्या मिल जाएगा, नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस को कहीं कहीं पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है ना, तो इसको ध्यान रखना वर्ड को। चलो एक और पहले कनेक्शन देख लेते हैं। अब यहां पर वही हुआ, हमने 3 को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, और पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा, करंट विल चेंज इन एवरी रेजिस्टेंस बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, ये वैल्यू पैरेलल में चेंज नहीं होती है ना। तो अगर मुझसे नेट करंट पूछा जाएगा तो इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से करंट गया ऐसे करके तो नीचे चला गया I3, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I1। तो यहां से जो करंट टूटा, I जो जा रहा था वो कितने पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में। और I का फॉर्मूला V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके भैया अब तो समझ में आ रहा है, यहां से V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। V से V उड़ गया तो फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। This is the formula for the connection in parallel। अगर सीरीज कनेक्शन है तो सीधे जोड़ देंगे, पैरेलल कनेक्शन है तो उस तरीके से हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करेंगे भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा बिना क्वेश्चन के। ये 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला वाला तो सबसे आसान है, सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3
बाहर ओम लगा देंगे भैया, 6 ओम। वेरी गुड बच्चों। इसका देखो भैया, ये 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे भैया 3, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे क्या नहीं, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। 11/6 भैया आंसर आ गया मेरा। अरे 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 रुको रुको रुको, ये अपॉन में है ना, रिवर्स कर दो तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/11 ओम। हाँ भैया ये अरे भैया ये तो 2 हो गए, तो कर दो ना। पहले इधर देखो, यहां से करंट गया आई, यहां पे गया I1, यहां पे गया I2। ध्यान से समझना, I1 यहां भी I1, तो जहां जहां करंट सेम वो सीरीज में, है ना। तो इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना हो गया भैया, 3 हो गया। ये भी कितना हो गया भैया, 3 हो गया। अब करंट दोनों में डिफरेंट है, तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन में ऐड करके निकलेगा, विच इज 2/3 हो गया। अरे नहीं बच्चा, भूल मत जाना, इसको रिवर्स करना है, क्योंकि 1 में दे रखा है, इनवर्स दे रखा है, कितना हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5 ओम हो जाएगा। हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो गया है। अरे मैं करवाऊंगा, सब्र करना, मैं पूरा करवाऊंगा। ये देखो जरा, मजे लो मजे जीवन के। कह रहा है कि क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट निकाल के दे दो। अरे भैया, यहां से करंट गया, मान लो आई, यहां पे निकला I1, यहां पे निकला I2 और यहां पे निकला I3, यहां से घूम के फिर से क्या बन गया आई। मतलब भैया ये तीनों तो है पैरेलल में, तो पहले इन तीनों को ही सॉल्व करते हैं। अरे रुक, कहां जा रहा है, पहले इन तीनों को सॉल्व करता है। मैं बोलता हूं 1/R' इक्वल टू 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/20 प्लस 1/20। किसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इन तीनों को अभी। तो 1/R', एलसीएम तो भैया 20 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, यानी 3/20। छोड़ दो क्या, नहीं बोले तो नहीं, नहीं भैया रिवर्स करेंगे, 20/3 ओम आएगा। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, देखो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 20 ओम। हाँ भैया, यहां भी मैंने सॉल्व करा तो ये हो गया 20/3 ओम। हाँ भैया हाँ, और आगे जो था वो भी कितना था, 20 ओम। अब तीनों के अंदर करंट की वैल्यू सेम है। अब ये तीनों किस में आ गए हैं, सीरीज में आ गए हैं, तो अब इनको मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। ठीक है भैया, एलसीएम ले लो 3, 60 प्लस 20 प्लस 60, यानी 140/3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बार चेक करो जरा, चले आगे। चलो भैया, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, है ना, यहां से करंट आया, आई आया, यहां चला गया I1, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I3, है ना। यहां से देखो I1 गया और इधर भी I1 आया, तो ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों भी क्या हो गए सीरीज में। यहां से देखो I3 है, यहां से I3 गया, यहां भी I3 आया, और ये फिर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो मैं इसका तुमको डायग्राम बना के देगा और तुमको आंसर निकालना है। ये करंट आया था ऐसे करके, है ना, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ऐसे गया। ऊपर वाले में क्या था, 4 था, क्या था, 4 था, फिर क्या था, 8 था, 8 था। नीचे बीच वाले में क्या था, सिर्फ 3 था। इसमें क्या था, पहले 1.5 था, उसके बाद 4.5 था, और दोनों फिर से आके मिल गए ऐसे करके। अब देखो हो गया ना सर, इनको जोड़ दो, 8 चार कितना हो गया, 12। कितना हो गया, ये 12, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 6। तो इनको क्या कर दोगे, अब पैरेलली ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर ना। तो ये निकल जाएंगे। आपको कभी भी डायग्राम देख के नहीं घबराना है बच्चा, आप ये देख लो कि जिसमें करंट सेम पहुंच रहा है वहां मैं सीधे सीधे सीरीज कनेक्शन कर दूंगा, और जहां जहां पर करंट क्या है, डिफरेंट है, वहां पर मैं पैरेलल कनेक्शन करके ऐड कर दूंगा। तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करके जाएंगे तो क्वेश्चन वो बहुत इजीली हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। डर के काम होना ही नहीं है किसी भी तरीके से ना। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, या तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करा। ठीक, चलो भैया, चलो देखो एक बार, चलो क्या कहता है, इफ 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 है तो सीधे सीधे भैया 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर 2.5 ओम। हाँ, अगला देखो, ये अगर 4 ओम को, ये 2 रेजिस्टेंस है, मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मुझको 8 ओम मिल जाए। अरे भैया 4 + 4 होता है ना,
तो यहां पे मैं कौन सा कनेक्शन करूंगा, सीरीज का, और यहां पे मैं कौन सा करूंगा, पैरेलल का, है ना, करके देखना बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कि जब जब मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। दोबारा, कि जब जब रेजिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन रेट बढ़ जाता है और हमको कुछ लॉस ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। हाँ भैया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक लॉ आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और टाइम के। इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब भैया, मतलब ये कि क्वेश्चन ही तुमसे कहेगा कि अगर करंट को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो हीट का क्या होगा। अरे तो हीट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि करंट का स्क्वायर है। अगर वो कहेगा कि करंट को मैं 3 टाइम्स डिक्रीज कर दूं तो हीट का क्या होगा, हीट भैया 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि करंट का फिर से क्या है, स्क्वायर है। सिमिलरली इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो सीधे सीधे रिलेशन बताते हैं कि टाइम बढ़ाने से क्या होगा भैया, हीट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा, हीट कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। हम कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, फ्यूज में, गीजर में, एंड सो ऑन, ठीक है। फ्यूज का ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बार 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्यूज कैसे काम करता है। जो हमारे घर में फ्यूज होता है इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई होती है ना, यानी, और लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है ना, मेड ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, है ना। अब होगा क्या कि जैसे मेरे पास ये फ्यूज का वायर है और हमारे घर में सडनली पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से बढ़ गया, है ना, वोल्ट एकदम से हाई आ गए, तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हीट एकदम से इंक्रीज होगी और ये एकदम से मेल्ट होके कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, है ना। कितना आसान सा तरीका है और कितना बढ़िया काम करता है। तो फ्यूज कैसे काम करता है कि फ्यूज का जो भी मटेरियल होता है इट हैज अ हाई रेजिस्टिविटी बट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा जाएगा तो रेजिस्टिविटी के बढ़ने की वजह से उसके अंदर हीट बढ़ेगी और वो तुरंत मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा, है ना, है ना। प्रोटेक्ट द सर्किट बाय मेल्टिंग व्हेन द करंट फ्लोस, ठीक है। चलो 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 चलो, क्वेश्चन क्या है, और रेजिस्टेंस कितना 20 ओम का इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो हीट निकालो, हीट का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर इंटू टी फॉर अ मिनट, टाइम कितना दे दिया 1 मिनट में, या फिर 60 सेकंड निकालेंगे अब हम हमेशा ना। तो हाइट का फॉर्मूला आई की जगह ले सकता हूं मैं V अपॉन आर बेटा, हाँ भैया ओम्स लॉ याद है हमको, तो यानी V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर स्क्वायर कट गया, वैल्यूज लगा दो, V की वैल्यू कितनी है बेटा 10 स्क्वायर, आर कितना है 20 और टाइम कितना है 60, 20 से कटा 3 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 300 जूल। हीट है ना, हीट की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है ना, अपने ध्यान रखिएगा इसको। तो कितना हीट उसके अंदर फ्लो करेगा, 300 जूल की उसके अंदर हीट क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। कब, अगर 1 मिनट के लिए मैं 20 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट में रखता हूं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ये हमने पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला क्या था, भूले तो नहीं, है ना। तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो हीट भी स्क्वायर के रिलेशन में इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने से भी हीट बढ़ जाता है, हम लोग उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और आगे चढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब भैया, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है, ध्यान समझना, एक तो होता है पावर, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है ना, आपने कहा कि भैया मैंने 4 पंखे चलाए थे तो 25 यूनिट का बिल आया, वो जो 25 यूनिट की आप बात कर रहे हो दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर दैट यू हैव कंज्यूम्ड थ्रू आउट द मंथ,
है ना। एक महीने में जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या लिखा है? अरे उसको ना कमर्शियल यूनिट भी बोला जाता है। इसको हम लोग ना कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, तो घबराना नहीं। इट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। अच्छा कैसे, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, क्या है? वी आई। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम, है ना। घंटे भी तो लगेंगे, तो पी के जगह क्या लगा दूंगा? पी आई और टी, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, यूनिट, तो पावर की फॉर्म यूनिट होती है किलोवाट और टाइम लेंगे इसमें हम लोग आवर में। तो इसकी जो यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। ध्यान रखना बच्चा, क्या होती है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। सॉरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। एक हीटर है, कितने वॉट का पावर दे रखी है मुझको? 800 वॉट का। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। कितना आ गया? 0.8 किलोवाट का। एक दिन में कितना चलता है? 6 घंटे। तो टाइम दे दिया मुझको 6 आवर्स पर डे दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। तो यहां पे 30 से मल्टीप्लाई करो भैया, तो टोटल 30 दिन में कितना हो गया? 180 आवर चल गया। ठीक है, तो एनर्जी निकालो पहले। क्या होगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है बेटा? 0.8 इंटू क्या है? 180। कोई दिक्कत तो नहीं है। 180 की आप मल्टीप्लाई करो जरा 18 की 8 से, तो 0 से तो पॉइंट कट गया। 18 8 कितना होता है? 144। तो 144 किलोवाट आवर इसकी क्या हो गई? एनर्जी हो गई। लेकिन वो पूछ रहा है कि एक महीने में कितना बिल आएगा अगर एक यूनिट का बिल जो है वो 3 रुपए है। तो हमसे टोटल कॉस्ट पूछा उसने, तो निकाल देंगे। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 144। जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। 4 इंटू 3 इज 12, 14 इंटू 3 इज 42 और 1 43। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? 432 रुपीज उसको एक महीने में देना पड़ेगा अगर वो 800 वॉट का हीटर 6 घंटे के हिसाब से 30 दिन चलाता है तो। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये मैं करा चुका हूं। एक क्वेश्चन और कि बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन, क्यों? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों होता है, हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का क्यों बनाया जाता है, या फिर हमसे गीजर का एलिमेंट नाइक्रोम का, या फिर ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो इसके आपको बेसिकली 3 ही आंसर लिखना है। 3 ही पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में काम करे जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सबके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। तो नंबर 1, इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। नंबर 2, अब ये पिघलते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है मैंने बल्ब जलाया वो पिघल के नीचे गिर गया, वो तो जलता रहेगा ना। आप एक दिन जलाओ, 2 दिन जलाओ, 3 दिन जलाओ, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये किस फिनोमेना पे वर्क करते हैं? हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। ये 3 पॉइंट है क्या? नहीं। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये है कि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। हीटिंग इफेक्ट में काम कर रहे हैं तभी तो वो हीट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ना, हमको ग्लो कर रहा है बल्ब हमारे पास। या फिर ये देखो क्या है कि वाई हीटिंग एलिमेंट of heater is made of nichrome, क्या लिखा है? They have high resistance, they have high melting point and does not oxidize easily, आसानी से वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, है ना। पक्का? पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्या करेंगे? वाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस? बता दिया है ना। क्या करेगा? उसकी भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी बट उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो जैसे ही एक्सेस करंट या फिर एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर आएगा तो ड्यू टू द एक्सेस लॉस ऑफ हीट एकदम से मेल्ट हो जाएगा और हमारे घर का सर्किट को ब्रेक करके बाकी सारे अप्लायंसेस को बचा देगा। दिस इज हाउ अ फ्यूज वर्क्स एंड विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीट। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स बहुत आसानी से कवर कर लिए हैं, है ना। अब मैं एक वीडियो कवर करूंगा जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर और क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।